नमस्कार। इस नए सत्र 2023 का स्वागत करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये नया सत्र आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप जो चाहें, आपकी जो इच्छा हो, जो आपका लक्ष्य हो, उसे आप प्राप्त करें सभी। लेकिन प्रश्न यह है कि यह केवल बधाई देने का विषय नहीं है, यह केवल कहने का विषय नहीं कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपका सत्र, आपका नया वर्ष अच्छा हो, खुशियों से भरा हो। ये हम सभी एक दूसरे को दुआ तो दे रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सचमुच यह आगामी सत्र खुशियों भरा होगा? क्या ये सत्र हमें हर्षोल्लास देगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो जवाब में थोड़ा सा संदेह है। संदेह क्यों है? क्योंकि जो मेरा विचार है वो थोड़ा सा अलग है। मैं ये देख रहा हूँ, या मैं ये कहिए कि साफ तो नहीं देख सकता हूँ, लेकिन जो देख पा रहा हूँ, जो मेरी दृष्टि समझ रही है। अभी मैं हाल में ही गया था जो है सूरत, महानगर, इंदौर, इन सारी जगहों पे। तो शहर में अचानक से मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया जब मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहा था, चारों तरफ कंस्ट्रक्शंस और ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। खैर वो तो हमारे यहाँ बनारस में भी है। तो मैंने ये महसूस किया कि जीवन खतरे में है। व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति का जीवन, पूरा जीवन, अस्तित्व की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो संकट में है या संकट की तरफ बढ़ रहा है दिन ब दिन। मैं इतिहास का छात्र होने के नाते, इतिहास का और राजनीति विज्ञान का अध्यापक होने के नाते भी मैंने कुछ महसूस किया है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सभ्यताएं रही हैं प्राचीन काल में। अगर हम अपने इतिहास, जो हमारा इतिहास है, रामायण और महाभारत को हम छोड़ भी दें, जिसको कि बहुत सारे लोग अभी भी प्रश्न चिन्ह उस पर लगाते हैं कि यह घटना नहीं है, कल्पना है, ये है, वो है, तो ठीक है। जो एक नोन हिस्ट्री है, जो ज्ञात इतिहास है, जैसे कि आज जिसे लोग मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने महसूस किया कि ये आज के लगभग 5000 साल पहले थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विवरण मिलता है, जो उसके स्ट्रक्चर हैं, जो उसका स्थापत्य रहा है, जो उसकी संरचनाएं रही हैं, उसके मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स रहे हैं, उन सब का जो साक्ष्य है वो ये बताता है कि वो अपने समय का, या यूँ कहिए आज से भी बेहतर, मैं तो यही मानता हूँ। क्योंकि जो उसका जो वैज्ञानिक दृश्य है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है, जो उसका लेआउट मिलता है, उससे आप अगर आप देखेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, तो आपको लगेगा कि आज के शहर से कतई बेहतर, कहीं बेहतर वो शहर था, कहीं वो ज़्यादा डेवलप थे। फिर वो सभ्यता नष्ट हो गई, हमने ये भी पढ़ा है। उसके अलग अलग लोग कारण देते हैं, ज़्यादातर कारण यही आता है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो ये वाटर कोर्स है वो बढ़ जाता है, नदियाँ बढ़ जाती हैं और सारी सभ्यता डूब जाती है, नष्ट हो जाता है। तो आप ये समझिए कि जब कोई सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचने लगती है, जैसा माना जाता है, जैसे आज हम अपने उत्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी ये वर्तमान सभ्यता अपनी उत्कर्ष की तरफ बढ़ रही है। जब वो सभ्यता उत्कर्ष की तरफ बढ़ती है तो उसमें विज्ञान का सहारा लोग लेते हैं। मतलब लोग विकास जिसको समझते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रकृति को, पर्यावरण को नष्ट करती है, या यूँ कहिए कि उसके मूल रूप से उसको अलग करती है, उसको भड़का देती है। जैसे हवा तूफान में बदल जाए, ऐसा समझिए आप, ठीक है। जैसे दीपक है, दीपक का जलना प्रकृति है, लेकिन जब वो घर को जला देती है तो वो उसका प्राकृतिक रूप नहीं है, फिर वो दीपक नहीं रह जाता। वैसे ही हमारी प्रकृति में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, हमारा जो उसमें, ये कह लीजिए, हमारे कार्य का जो प्रभाव है, हमारा जो वर्तमान जो वैज्ञानिक, या पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन मान लीजिए कुछ उसमें विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है, जो विकास के नाम पे हम लोग प्रकृति में छेड़छाड़ करते चले आ रहे हैं, उससे चीज़ें नष्ट हो रही हैं। तो मैं जो मूल बात मैं जो कहना चाहता हूँ आज अपने इस वीडियो के माध्यम से, वो मैंने क्या रियलाइज़ किया कि आप अगर देखिए ध्यान से, तो हमारे शरीर का जो निर्माण है वो 5 तत्वों से है। उसको तमाम श्लोक में, दोहा में कहा गया है। जैसे आपने सुना होगा कि क्षितिजल पावक गगन शमीरा, पंच तत्व से बना शरीरा।
तो आप सब जानते हैं क्षिति मतलब क्या होता है। क्षिति मतलब होता है आकाश, जल मतलब पता ही है, पावक मतलब अग्नि, क्षिति माने क्षित मतलब होता है पृथ्वी, क्षिति जल, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश और समीर मतलब हवा। तो इसमें से दो चीज़ है, जैसे एक तो हो गया आपका गगन और एक पावक। पावक को तो हम कभी भी अपवित्र नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। अग्नि की जो प्रॉपर्टी है उसको हम खराब नहीं कर सकते हैं। अग्नि खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी, लेकिन आप किसी भी तरीके से अग्नि की जो प्रॉपर्टी है, जो प्राकृतिक गुण है, जलने का गुण, वो हम नहीं खत्म कर सकते हैं। पानी का गुण आप बदल सकते हैं, खराब कर सकते हैं। पानी के कंटेंट को आप खराब कर दे रहे हैं, मिट्टी के कंटेंट को आप खराब कर दे रहे हैं, हवा के कंटेंट को आप खराब कर सकते हैं। उसके जो मूल जो उसका गुण है वो उसको आप बदल सकते हैं। लोग जैसे बदल रहे हैं विकास के नाम पर, लेकिन अब आग को नहीं बदल सकते। और इन सब में आग सबसे विशिष्ट है। वहीं हमारे धर्मशास्त्रों के माध्यम से भी पवित्र अगर करना है तो अग्नि ही एक माध्यम है जिससे लोगों को पवित्र किया जाता है। तो अग्नि अपना गुण नहीं खो सकती है। वैसे ही आकाश को हम नष्ट नहीं कर सकते, आकाश के गुण को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये दो चीज़ मनुष्यों से परे है, मनुष्य इसको दुष्प्रभावित नहीं कर सकता। आप आकाश का मतलब यूँ बस अंतरिक्ष मत समझ लीजिए, वैसे तो उसमें भी लोग चहल पहल कर ही रहे हैं। विज्ञान के नाम पर तमाम अन्वेषण हो रहा है, तमाम प्रयोग हो रहे हैं, और आकाश भी आज खाली नहीं है। जैसे आकाश को जिसको हम शून्य कहते हैं, वो शून्य नहीं, अब तो भरा है। देखिए तो चारों तरफ आकाश को भी लोगों ने उसके जो शब्द है शून्य, उसको बदल ही दिया है। उसमें तमाम मनुष्य की कृति, मनुष्य की रचना, उसके विज्ञान के खोज उसमें टहल रहे हैं। तो फिर भी लेकिन तीन बेसिक चीज़, वो क्या है? जल, हवा और मिट्टी। आप समझिए कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें से 3 तत्व, तो आप समझ सकते हैं शेयर कितना है। 50% से ज़्यादा शेयर हो गया, वो पोल्यूटेड हो गया है, वो एकदम कहिए कि अपनी प्रॉपर्टी खो रहा है। तो जब मतलब हमारे शरीर के बाहर ये सारी चीज़ें जब खराब हो रही हैं, और वही मेरे शरीर का भी हिस्सा है, तो निश्चित तौर पर समझिए कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है। क्योंकि हमारे शरीर के जो हवा का अंश है हमारे शरीर में, जो मिट्टी का अंश है जो मेरे शरीर में, जो पानी का अंश है मेरे शरीर में, आप जब वो बाहर दूषित हो गया तो ये शरीर तो इसी पर्यावरण के अंदर है। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर का भी पानी, हमारे शरीर की भी मिट्टी वो दूषित हो रही है, हमारे शरीर का भी हवा दूषित हो रहा है। आप इसीलिए आप अगर महसूस करेंगे तो जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बात पे जोर नहीं दे रहा हूँ कि जब विज्ञान नहीं था, जब इस तरीके के विकास नहीं थे, तब रोग नहीं था, समस्याएं नहीं थी, बेशक थी। जिस हद तक पर्यावरण में मनुष्यों का छेड़छाड़ था, उसी हद तक रोग भी थे। आज बीमारी का दायरा बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? मात्र और मात्र यही विकास। मैं आप सभी जिन लोगों ने स्कूल और विद्यालय परिसर जो गए हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दी, उनको शायद सबको मालूम होगा कि क्योंकि मैं जब 10th में था तो एक लिखने के लिए आया था निबंध, विज्ञान अभिशाप या वरदान। आप समझिए यह प्रश्न क्यों आया, और इस पर लिखा जाता है, ये क्रिटिकल एनालिसिस दिया जाता है, एक आलोचनात्मक समालोचनात्मक लिखना पड़ता है, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों लिखने पड़ते हैं। तो ये ज़रूरत क्यों आई? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विज्ञान अभिशाप है। विज्ञान को मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन इसकी जो सीमा है, इससे निर्मित जिन वस्तुओं का जो दायरा होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल गया है। हमें किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है, जब हम उसकी सीमा के परे जाते हैं, उसकी सीमा के बाहर जाते हैं, तो वो कितना भी बेहतर क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो नुकसान ज़रूर करता है। आप इसको अनुभव प्रैक्टिकली आप इसको प्रायोगिक रूप से देख सकते हैं। कोई भी चीज़ आप जो माना जाए कि दुनिया में सबसे सेहतमंद चीज़ है, आप इसे खाइए और आपकी स्वास्थ्य अच्छी होगी, आप उसे एक सीमा के बाद खाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा निश्चित। तो सीमा एक बहुत बड़ा शब्द है, एक परिधि, इसके दायरे में रहना चाहिए। और हमारा समाज, हमारा विज्ञान, हमारी पूरी की पूरी जो सभ्यता है वह अपनी सीमा लांघ रही है। और इस को देखते हुए कभी कभी मुझे चिंता होता है, मुझे भय होता है कि ये सृष्टि, ये सभ्यता
फिर से कहीं ऐसा ना हो कि उखड़ जाए, बिगड़ जाए। हम सब पढ़ते हैं, पढ़ने के नाम पर उसमें हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, संधारणीय विकास, कि हमें विकास ऐसा करे कि चीज़ें नष्ट न हो। आज ये पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स? कहीं ना कहीं सबको मालूम है कि ये अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं, तो इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और इसके वो नियंत्रित कैसे किया जाए, अभी इसका उपाय मेरे पास नहीं है। पूरे समाज को इसका चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में उसका एक ही उपाय है कि हमें आधुनिक चीज़ों का उपयोग एक निश्चित सीमा तक, जहाँ तक आवश्यकता है वहीं तक करना चाहिए। आप अपनी आवश्यकता, अपनी ज़रूरत को समझिए। विषय तो यह भी है कि लोगों को अपनी ज़रूरत ही नहीं पता है। लोग ज़रूरत में, मतलब आप समझिए कि नीड और ग्रीड का फ़र्क नहीं पता है लोगों को। आपकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या है, लालच क्या है। लालच और ज़रूरत को फ़र्क को समझिए। हमारी ज़रूरत बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। महात्मा गांधी जी का एक बड़ा विशेष कोट है, एक उन्होंने लाइन कहा था कि व्यक्ति की आवश्यकता के लिए पृथ्वी के जितने भी संसाधन हैं वो पर्याप्त हैं। हर एक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरत के लिए इस पृथ्वी पर पर्याप्त संसाधन है, लेकिन मात्र एक व्यक्ति के लालच के लिए इस पूरे पृथ्वी के संसाधन कम हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कहाँ है। हर क्षेत्र में ये, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल दृष्टिकोण है व्यक्तिगत, कि जैसे अगर हम विज्ञान की ही बात करें तो जो वैज्ञानिक आविष्कार भी हो रहे हैं, जो खोज भी हो रहा है, वो समाज हित कभी था। अभी भी बहुत सारी खोजें हैं जो समाज हित में होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसलिए खोज करते हैं कि उन्हें अपना व्यक्तिगत फेम, प्रसिद्धि चाहिए होती है। तो कुछ भी आविष्कार कर देना ज़रूरी है। आप कुछ भी करिए जो समाज के लिए फ़ायदेमंद है, जो समाज के लिए नुकसानदेह है, कुछ भी, कोई मतलब नहीं है। आप एक आविष्कार करिए, ठीक है। तो खैर, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि आप लोग किसी तरीके से प्रयास करिए कि समाज में, पर्यावरण में प्रदूषण कम हो। लोगों का जीवन अगर आप सुरक्षित, संरक्षित चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आगामी 2023 नहीं, 24 नहीं, जो भी आगे आने वाले साल है वो लोगों के लिए खुशियाँ लाएँ, समृद्धियाँ लाएँ, तो खुशी और समृद्धि के लिए आपको प्रकृति से जुड़ना होगा। प्रकृति से जुड़िए। नमस्कार।